जब भी हम मध्यकालीन भारत का इतिहास उठाते हैं तो आमतौर पर महिलाओं की एक बहुत ही सीमित और दबी हुई सी तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जहां उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो बस घर संभालें और पूरी तरह से अधीन रहें। लेकिन रुकिए, क्या पूरे इतिहास में वाकई यही एकमात्र सच्चाई थी? बिल्कुल नहीं। आज के इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो इस पूरी धारणा को हिलाकर रख देती है। हम बात कर रहे हैं कश्मीर की आयरन लेडी रानी दिद्दा की, एक ऐसी शासिका जिन्होंने ऐसी कूटनीति और लौह इच्छा शक्ति से अपना साम्राज्य चलाया जिसकी उस पितृसत्तात्मक दौर में कल्पना करना भी लगभग असंभव था। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। उस दौर का समाज काम कैसे कर रहा था? मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने महिलाओं के लिए एक बेहद सख्त दायरा तय कर दिया था। जैसा कि आप इस उद्धरण में देख सकते हैं, महिलाओं को अक्सर कानूनी और सामाजिक रूप से बस एक संपत्ति का हिस्सा मान लिया जाता था। उन्हें उच्च शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों से दूर रखा जाता था और उनकी पूरी जिंदगी बस घरेलू और अनुष्ठानिक कर्तव्यों के घने जाल में उलझा दी गई थी। सीधे शब्दों में कहें तो महिलाओं का अपना कोई स्वतंत्र वजूद नहीं माना जाता था। ये वो बेसिक रूल था जिस पर समाज चल रहा था। अब जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ है उस दौर की समाज की उम्मीदें, अधीनता, घरेलू जीवन और यहाँ तक कि सती प्रथा जैसी अमानवीय चीजें। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है रानी दिद्दा की असलियत। वो एक पूरे साम्राज्य पर राज कर रही थी। वो अपने राजनीतिक दुश्मनों को सजा दे रही थी और तो और अपने खुद के सिक्के चला रही थी। ये बिल्कुल उल्टा है ना? ये एक ऐसी ऐतिहासिक सच्चाई है जो इस पूरे पितृसत्तात्मक महावृत्तांत को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति आई कैसे? इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए तो समझ आएगा कि महिलाओं के अधिकारों का ये पतन अचानक नहीं हुआ। 1500 ईसा पूर्व यानी ऋग्वेदिक काल में महिलाओं के पास काफी आज़ादी थी। गार्गी और मैत्रेय जैसी विदुषी महिलाएं इसका उदाहरण हैं। लेकिन फिर 300 ईस्वी के गुप्त काल तक आते होते इसमें तेजी से गिरावट आनी शुरू हो गई और जब हम 1200 ईस्वी के आसपास मध्ययुगीन काल में आते हैं तब तक एक बेहद कड़ी और औपचारिक पितृसत्तात्मक व्यवस्था समाज पर हावी हो चुकी थी। महिलाओं को सिर्फ पर्दे और घर की चारदीवारी तक समेट दिया गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। इन सब पाबंदियों के बीच भी एक छोटा सा कानूनी रास्ता बचा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक बड़ी ही प्रैक्टिकल सी कानूनी छूट दी गई थी। वो क्या थी? वो ये कि अगर कभी उत्तराधिकार का संकट यानी सक्सेशन क्राइसिस आ जाए तो राज्य को टूटने से बचाने के लिए एक रानी या मंत्री सत्ता संभाल सकते थे। बस यही वो एक रेयर लूप होल था, एक ऐसा सुराग जिसने कुलीन महिलाओं को पर्दे के पीछे से निकलकर सीधे राजकाज संभालने का इकलौता मौका दिया। भाग 1, लौह रानी का प्रवेश और दिद्दा का उदय। कहानी शुरू होती है जब लोहार राज्य की राजकुमारी दिद्दा का विवाह कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त से हुआ, जिसने 2 शक्तिशाली राज्यों को एक कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि दिद्दा का प्रभाव केवल उनके पति की मृत्यु के बाद शुरू नहीं हुआ था। जरा सोचिए, जब राजा राज कर रहे थे तब भी दिद्दा का प्रभाव इतना ज्यादा था कि राज्य के सिक्कों पर क्षेमगुप्त के नाम के आगे दिद्दा के नाम का अक्षर दी जोड़ा गया था। दी क्षेमगुप्त देव लिखे ये सिक्के एक बहुत बड़ा सबूत हैं कि पर्दे के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था। और फिर आया साल 958 ईस्वी। ये कश्मीर के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी साल राजा क्षेमगुप्त की मृत्यु हो गई। अब उस समय के हिसाब से उम्मीद क्या थी? यही कि रानी सती हो जाएंगी। लेकिन दिद्दा ने उन सभी प्रथाओं को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने छोटे बेटे अभिमन्यु द्वितीय के लिए एक संरक्षिका या रीजेंट के रूप में सत्ता की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। अब इस हिस्से के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि उन्होंने इस सिंहासन पर अपनी पकड़ आखिर कैसे बनाई रखी। सोचिए, एक अकेली महिला के लिए ऐसे दरबार में टिकना जहां डामर जैसे शक्तिशाली जमींदार और महत्वाकांक्षी मंत्री साजिशें रच रहे हों, किसी मौत के कुएं से कम नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्राचीन हिंदू शासन कला के 4 क्लासिकल फॉर्मूलों का बड़ी ही चालाकी से इस्तेमाल किया। साम, दाम, दंड और भेद। जहां बातचीत यानी साम से काम चला, वहां कूटनीति अपनाई। जहां जरूरत पड़ी वहां दाम यानी धन का इस्तेमाल किया और जो विद्रोही फिर भी नहीं माने उनके लिए दंड और भेद का बड़ी ही निर्ममता से उपयोग किया गया। उन्होंने अपने दुश्मनों को आपस में ही उलझाकर खत्म कर दिया। ये सब सुनने में थोड़ा डार्क लग सकता है और सचमुच इतिहास का ये कालखंड काफी रक्तरंजित था।
ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि सत्ता बचाकर रखने के लिए उन्होंने निहायत ही कठोर कदम उठाए। 972 ईस्वी में उनके बेटे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। इसके बाद तो जैसे सत्ता पर नियंत्रण की उनकी भूख बढ़ ही गई। 973 ईस्वी में उन्होंने अपने पोते नंदीगुप्त को हटाया, फिर 975 में त्रिभुवनगुप्त को, और हद तो तब हो गई जब 980 ईस्वी में उनके सबसे छोटे पोते भीमगुप्त की भी यातना के बाद मृत्यु हो गई। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वे किस हद तक निर्मम हो सकती थीं। और इसी रास्ते से गुजरते हुए हम आते हैं उनके शासन के सबसे महत्वपूर्ण दौर में, दिद्दा का स्वर्ण युग और उनकी पूर्ण संप्रभुता। 980 ईस्वी से एक नए युग की शुरुआत हुई। यहाँ दिद्दा ने खुद को किसी रीजेंट के तौर पर नहीं, बल्कि कश्मीर के पूर्ण और एकमात्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया। उन्होंने तुंग नामक एक साधारण चरवाहे को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। आपको पता है, इतिहासकारों ने रानी दिद्दा को कश्मीर की कैथरीन का खिताब दिया है। ये रूस की साम्राज्य कैथरीन द ग्रेट से एक सीधी तुलना है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ने ही एक लंबा और दमदार शासन किया। दोनों ही अपने विरोधियों के प्रति बेरहम थी और दोनों ने ही समय समय पर अपने पसंदीदा लोगों का सत्ता में इस्तेमाल किया और जरूरत खत्म होने पर उन्हें हटा दिया। ये नाम उनकी होशियारी और कठोरता दोनों को दर्शाता है। और ये संदर्भ शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे उनका बदलाव पूरा हुआ। शुरुआत में जहां वे केवल एक राजा की पत्नी और फिर संरक्षिका थी, वहीं अब पूरी सत्ता हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्र मुद्रा जारी की। इन सिक्कों पर अब उनका नाम किसी रानी की तरह नहीं, बल्कि एक पुरुष उपाधि के साथ दर्ज था, श्री दिद्दा देव। ये उस समय के पितृसत्तात्मक समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा था। एक महिला ने खुलेआम एक सम्राट की सारी उपाधियां और शक्तियां अपने नाम कर ली थीं। 50 वर्ष! जरा सोचिए इस बारे में। रानी दिद्दा का शासन लगभग 50 वर्षों तक चला। कश्मीर जैसे इलाके में जो हमेशा से अस्थिरता और साजिशों का गढ़ था, वहां लगातार आधी सदी तक शांति, समृद्धि और स्थिरता बनाए रखना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने लंबे समय तक सत्ता के शिखर पर टिके रहना एक असाधारण प्रशासनिक उपलब्धि है जो उनकी अद्वितीय राजनीतिक समझ को प्रमाणित करती है। तो अगर हम इस आयरन क्वीन की विरासत को समेटें तो वो क्या छोड़कर गईं? उन्होंने दशकों से चले आ रहे गृह युद्ध को पूरी तरह शांत कर दिया। अपने भतीजे को उत्तराधिकारी चुनकर उन्होंने शक्तिशाली लोहार राजवंश की नींव रखी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कश्मीर के मिलिट्री स्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर दिया था कि 1003 ईस्वी में उनकी मौत के कई सालों बाद भी जब 1015 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हमला किया तो उसे हारकर वापस लौटना पड़ा। ये स्थिरता रानी दिद्दा की ही देन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आगे कैसे एक नया पन्ना खोलता है। एक संप्रभु शासक की गूंज आखिर इतिहास में कैसे सुनाई देती है। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि इतनी कामयाबी और ताकत के बावजूद रानी दिद्दा जैसी महिलाओं की गूंज मुख्यधारा के इतिहास में इतनी कम क्यों सुनाई देती है। इसका कारण है ऐतिहासिक मिटाव, यानी हिस्टोरियोग्राफिकल इरेजर। आसान शब्दों में कहें तो चूंकि इतिहास के ज्यादातर स्रोत पुरुष दरबारियों द्वारा लिखे गए थे, उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जिसमें महिलाओं की राजनीतिक ताकत को अदृश्य कर दिया गया। शक्तिशाली रानियों को या तो बस एक फुटनोट बना दिया गया या फिर सिर्फ वारिस पैदा करने वाली पत्नियों के रूप में दिखाकर उनकी उपलब्धियों को गायब कर दिया गया। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। जरा सोचकर देखिए, यदि एक प्रशासनिक जीनियस, एक महिला, इतनी चुनौतियों के बीच आधी सदी तक एक विशाल साम्राज्य पर सफलतापूर्वक शासन कर सकती थी, तो ऐसे स्टेटक्राफ्ट के मास्टरमाइंड्स को हमारे इतिहास से इतनी आसानी से गायब क्यों कर दिया गया? ये सवाल सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात पर भी है कि हम आज इतिहास को किस नजरिया से पढ़ते हैं। क्या हमें उन खोई हुई आवाज़ों को फिर से नहीं खोजना चाहिए? इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।